नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है वो है कंप्यूटर साइंस क्लास 11 और आपका ईयर है 2017। ये इस सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। आप इसका जो है पिछले पार्ट का जो लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग आज के इस पार्ट में ग्रुप सी के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। हमारे क्वेश्चन पेपर का ग्रुप सी का क्वेश्चंस होगा और ग्रुप सी में टोटल कितने क्वेश्चंस है? ग्रुप सी में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चंस के लिए टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? उसके आंसर के लिए आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What are the functional components of computer? किसी कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होते हैं? Define each unit of it clearly. इसके प्रत्येक यूनिट को क्लियरली डिफाइन कीजिए। तो देखिए आंसर में मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर कि अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज which integrate together and provide various functionalities to the user. एक कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको मिला करके, यानी जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब हम लोग मिलाते हैं तो यूजर के लिए कुछ हम लोगों को यूजफुल काम देखने को मिलता है। हार्डवेयर के बारे में कह रहा है कि हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, etc. वाइल जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट आर रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर रिसोर्सेज। और इस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट किसको होता है? इस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज को होता है टू फंक्शन प्रॉपर्ली। और आपका हार्डवेयर इसी सॉफ्टवेयर के चलते प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका हार्डवेयर जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, या कह सकते हैं फंक्शन करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आगे है कि देयर आर फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स दैट एड द वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से ही आपका जो है कंप्यूटर काम करने की हालत में आता है। यहाँ पर वर्किंग साइकिल के बारे में कह रहा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो वर्किंग साइकिल आपका है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। कि पहले आप कुछ इनपुट करेंगे, देन प्रोसेस होगा, देन आउटपुट मिलेगा। ये आपका जो है वर्किंग साइकिल है किसका? कंप्यूटर का। एंड दीज आर कॉल्ड एज द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और इसी को हम लोग कंप्यूटर का फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी जब इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे तो वहां पर हम इनको यूनिट के रूप में देखेंगे, जैसे कि इनपुट यूनिट, ऐसा कुछ। तो चलिए हम लोग इसके फंक्शनल कंपोनेंट को बारी बारी से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपका है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में सिंपली कहा गया है कि दिस यूनिट इज यूज्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम द यूजर। इस यूनिट की मदद से यूजर जो है वो डेटा एंटर करता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में। द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये इनपुट यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब भी आप कोई डेटा देते हैं तो ये डेटा कन्वर्ट होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी बाइनरी कोड में, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड समझता है। तो जो भी आप इनपुट यूनिट की मदद से इनपुट करते हैं तो ये इनपुट यूनिट ही होता है जो कि आपके द्वारा इनपुट किया गया डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इनपुट यूनिट है आपका? तो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, ईटीसी। नाउ अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। अगला आपका कंपोनेंट है, पार्ट है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट सीपीयू कहते हैं। द सीपीयू इज द मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ऑल द प्रोसेसिंग आर डन बाय द सीपीयू। जितने भी तरह के प्रोसेसिंग होते हैं वो सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। आगे बताया गया है कि सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू का भी दो मुख्य कंपोनेंट होता है। एक होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म ऑल फोर अरिथमेटिकल एंड सम लॉजिकल ऑपरेशन। ये कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं
जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करता है जैसे कि कंपैरिजन का काम। ये सीपीयू का पहला कंपोनेंट हुआ एएलयू। दूसरा जो कंपोनेंट है सीपीयू का वो है सीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में कहा गया है कि इट कंट्रोल एंड गाइड द फ्लो ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको कंट्रोल और गाइड कौन करता है? यही आपका सीयू करता है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो आपका सीयू होता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट होता है। तो दो यूनिट हम लोगों ने देखा। सबसे पहले ऊपर में हमने देखा इनपुट यूनिट, फिर हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी खुद दो यूनिट से मिलकर बना है, पहला एलयू और दूसरा सीयू। आगे कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट यूनिट, it is responsible to convert a binary information into human understandable form। इसके बारे में सिंपली ये कहा गया है कि जब भी आपका प्रोसेसिंग हो जाता है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के द्वारा, और जो रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी उसको ह्यूमन बीइंग जो है वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होता है उसको ह्यूमन समझ नहीं पाएगा। तो आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने में किस फॉर्म में, तो जो ह्यूमन समझ सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आउटपुट यूनिट। आगे, द आउटपुट कमिंग फ्रॉम सीपीयू इज इन बाइनरी फॉर्म, कि सीपीयू से जो भी चीज प्रोसेस होकर के निकलता है आउटपुट के रूप में वो बाइनरी फॉर्म में होता है। सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। क्यों? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजिली, ताकि हम आसानी से चीजों को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ईटीसी, ये सभी क्या है? ये सभी आउटपुट यूनिट है। नाउ बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। कंप्यूटर सिस्टम का जो अगला कंपोनेंट है वो है आपका मेमोरी यूनिट। इसके बारे में सिंपली कहा गया है कि इट वर्क्स एज अ वर्किंग प्लेस फॉर द सीपीयू। सीपीयू का जो वर्किंग प्लेस है वो कौन है? वो आपका मेमोरी यूनिट है, क्योंकि जो भी चीजें प्रोसेसिंग के लिए लाई जाती हैं उसको तो रखना पड़ता है ना मेमोरी में। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि मेमोरी यूनिट वर्क्स एज अ वर्किंग प्लेस फॉर द सीपीयू। आगे कहा गया है इट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, इट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट आउटपुट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये क्या होल्ड करता है? ये क्या स्टोर करता है? तो जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं और जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट बनता है प्रोसेसिंग के दौरान उसको होल्ड करता है, उसको स्टोर करता है। आगे, all the programs that are to be done must be loaded in computer memory। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है, जिस भी प्रोग्राम को चलना होता है, सबसे पहले वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है या कंप्यूटर के मेमोरी में लोड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। आपको एक फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ करना है किसका? सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जहां पर जो है आप प्रिंसिपल रेट और टाइम को क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी फ्लो चार्ट है ना, कोई भी फ्लो चार्ट आपको क्वेश्चंस में कोई भी अगर एग्जाम में आता है फ्लो चार्ट के लिए, तो कुछ चीजें उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लिखते हैं और स्टार्ट के लिए ये जो ओवल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी फ्लो चार्ट में क्या लिखते हैं? स्टार्ट लिखते हैं, इसलिए ओवल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, ये एरो का निशान देंगे जो फ्लो को बताता है। उसके बाद आप ये जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं इसका इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए, यानी कि आपको प्रोसेसिंग के लिए डेटा देना होगा ना, तो डेटा को आप किस में लिखेंगे? किस बॉक्स के अंदर? आप पैरेललोग्राम इस शेप के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम। टाइम के लिए यहाँ पर एन लिखा गया है। इसके बाद जब इनपुट हो जाता है तो उसके बाद अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है प्रोसेसिंग का। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी फ्लो चार्ट में आपको कैलकुलेशन दिखाना हो तो आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कैलकुलेट I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाई 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट याद रखना, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होता है। तो चूंकि आउटपुट हम लोग को निकलेगा आई के रूप में सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग कहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं? तो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पैरेललोग्राम का। उसके बाद हमारा काम खत्म हुआ। काम खत्म हुआ तो एंड को भी हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो ओवल के अंदर जिस तरीके से स्टार्ट होता है उसी तरीके से एंड होता है। तो ये आपका आसान सा एक फ्लो चार्ट था किसके ऊपर? सिंपल इंटरेस्ट का।
Now question number 15. Write a program in C++ to enter any two number and print the sum, difference and product in separate line with appropriate message. यहाँ पर कह रहा है कि C++ में एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें क्या होगा कि आप दो नंबर इनपुट करेंगे और प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, उन दो नंबर का सम भी प्रिंट करेगा, डिफरेंस भी प्रिंट करेगा और प्रोडक्ट भी प्रिंट करेगा, लेकिन अलग अलग लाइन में विथ एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि दो नंबर इनपुट करना है तो आपको दो वेरिएबल बनाना है। अब नंबर जो है वो आप उसका डेटा टाइप इंट या फ्लोट दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंट लिया है तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट n1 और n2, हमने दो वेरिएबल बनाया। अगली लाइन में मैंने लिखा इंटर टू नंबर की दो नंबर डालिए, सी इन n1 एंड n2। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड से जो पहला वैल्यू डाला जाएगा वो n1 में स्टोर होगा और जो दूसरा वैल्यू डाला जाएगा वो n2 में स्टोर होगा। अब सी आउट अगला लाइन में लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स आर, दिस इज एप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है, कि सम ऑफ टू नंबर्स आर, ठीक है, n1 और n2 का सम। तो यहाँ पर लिखना आसान है। सबसे पहले जो मैसेज होता है उसको तो डबल कोट के भीतर लिखते हैं, आपको मालूम है, तो हमने लिखा डबल कोट्स के भीतर। उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आप दो वेरिएबल n1 और n2 इसको जोड़ करके दिखला रहे हैं। एक्चुअली n1 और n2 में जो भी वैल्यू आया होगा उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसको दिखाया जाएगा। देन इंड एल का मतलब होता है आप सेपरेट लाइन में चले जाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि सेपरेट लाइन में चीजों को प्रिंट करना है। अगला है सी आउट डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर, ये हूबहू प्रिंट करेगा n1 माइनस n2, तो n1 का वैल्यू में से n2 का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। इंड एल न्यू लाइन, सी आउट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, ये भी मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, और n1 इंटू n2, यहाँ पर n1 और n2 का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के प्रिंट होकर के दिखलाया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है, जिसको कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा भी C++ पढ़े होंगे वो इस प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से बना सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिफाइन ऑल अवेलेबल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ C++। आपको सारे कांस्टेंट को डिफाइन करना है C++ के टर्म में। यहाँ पर देखिए क्या है, कांस्टेंट के बारे में सिंपली कहा गया है कि कांस्टेंट वैल्यू इज द वन व्हिच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कांस्टेंट वैल्यू वो एक वैल्यू होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होता है, और कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। चार तरह का कांस्टेंट होता है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आपको बताया जा रहा है कितने तरह का होता है, चार तरह का होता है। अब इन चारों तरह को हम लोग को डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है कि ऑल अवेलेबल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ C++ में क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट, इसके बारे में सिंपली कहा गया है कि नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ऐसा संख्या जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है या कोई साइन नहीं भी लगा हो सकता है, ऐसे को हम लोग इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। रियल या फ्लोटिंग कांस्टेंट, तो वो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है और वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसका दो फॉर्म होता है, एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने देख लिया इंटीजर कांस्टेंट के बारे में और रियल कांस्टेंट के बारे में। आगे है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कहा गया है कि सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर हो और सिंगल कोट के भीतर हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल कोट्स के भीतर ए, तो यहाँ पर ए क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो याद रखना सिंगल कोट होना चाहिए, ठीक है, आगे और पीछे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में कहा गया है कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर डबल कोट के भीतर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा झारखंड, ठीक है, अब ये देखिए डबल कोट्स के भीतर है ना, और यहाँ पर कैरेक्टर्स कहा गया है, तो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है स्ट्रिंग कांस्टेंट का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ प्रोग्राम टू C++ टू फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ इंटीजर नंबर। कोई भी एक इंटीजर नंबर इनपुट कीजिए और प्रोग्राम क्या करेगा, उसको स्क्वायर और क्यूब निकालेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h इंट मेन, फिर हमने कुछ वेरिएबल बनाया, एक नम नाम का, एक स्क्वायर नाम का, एक क्यू नाम का। नम जो नंबर हम डालेंगे, स्क्वायर जो स्क्वायर निकलेगा कैलकुलेट होकर के, और क्यूब जो कि कैलकुलेट होकर के निकलेगा। सी आउट इंटर नंबर, हम एक मैसेज डालें। सी इन नम, हम कीबोर्ड से एक नंबर डालेंगे जो इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू नम इनटू नम, ऐसा करने से क्या हुआ कि
नंबर का स्क्वायर, क्योंकि नम इंटू नम मतलब नंबर का स्क्वायर हो गया, वो वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगा, इस स्क्वायर नाम के वेरिएबल में। फिर आगे मैंने लिखा क्यूब इज इक्वल टू नम इंटू नम इंटू नम, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो क्यूब हो जाता है, जानते हो। तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्यूब नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने लिखा सी आउट स्क्वायर इज स्क्वायर, तो स्क्वायर इज स्क्वायर यानी जो भी वैल्यू स्क्वायर नाम के वेरिएबल में आया होगा नम इंटू नम करके वो वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और क्यूब इज क्यूब, यहाँ पर क्या होगा, क्यूब में जो भी वैल्यू 3 नम को मल्टीप्लाई करके आया होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही छोटा सा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, किसका, C++ में किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब निकालने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द फॉलोइंग शेप। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आपका शेप है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो स्टार से मिलकर बना हुआ। थोड़ा सा स्टडी कर ले तो देखिए पहले लाइन में 5 स्टार है, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद 3 स्टार है, इसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 1 स्टार। तो ये जो प्रोग्राम है ये बनता है आपका लूप से, और लूप में भी एक खास जो है लूप का कैटेगरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो उससे बनता है। ये प्रोग्राम काफी कंसेप्चुअल है, इसको समझने में काफी टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैं सिंपली सा कोड बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस कोड को समझाने के लिए लगभग कम से कम आधा घंटा का समय लग सकता है, अगर कोई स्टूडेंट लूप बिल्कुल भी नहीं जानता है उनके लिए। और जो लोग लूप जानते हैं तो उनके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हल्का सा गाइड कर दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा उनको। तो ये नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितना लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। और पहले लाइन में कितना स्टार है, 5 स्टार है, ठीक है। उसके बाद दूसरे लाइन में 4 स्टार है, यानी कि हर एक लाइन में क्या हो रहा है, स्टार का संख्या डिक्रीज करता चला जा रहा है। यानी पहला लाइन में मुझको कितना स्टार प्रिंट करना है, जितना टोटल नंबर ऑफ लाइन है उतना स्टार मुझको प्रिंट करना है। यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 है, तो पहले वाले में मुझको कितना करना है, पहले वाले में मुझको 5 स्टार प्रिंट करना है। ये बात को अगर माइंड में रख लें तो समझना आसान होगा। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को शुरुआत आप जानते हो, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, तो हैश से इंक्लूड istream.h, फिर इंट मेन। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं इंट रोज, ठीक है। आपको कितना रो है ना, आप कितना रो वाला जो है प्रोग्राम शेप बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपका 5 रो था, है ना, कितना रो था, जो आपको मैंने लाइन कहा, लाइन का मतलब यहाँ पर क्या समझोगे, रो समझोगे। तो यहाँ पर लिखा सी आउट इंटर नंबर ऑफ रोज, रोज मान लीजिए रोज हमने क्या डाला, 5 डाला, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फोर लूप लगा, ये है मेरा आउटर लूप और ये है मेरा इनर लूप। एक चीज आपको ध्यान दिला दूं कि जो आउटर लूप होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आउटर लूप जो होगा वो मेरा रिस्पॉन्सिबल होगा नंबर ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। देखिए पहला लाइन, ठीक है, इसके लिए। और ये जो आपका लूप है ना, कौन सा, ये वाला इनर वाला लूप, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस लाइन में कितने स्टार प्रिंट करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मान के चले कि रोज कितना है, 5 है, यानी i इक्वल टू 5, यहां तक तो समझ में आ गया। क्या i का वैल्यू यानी 5 जो वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू। अब अंदर आते हैं, अब यहाँ j का लूप है, j इक्वल टू 1, यानी j 1 से शुरू हो रहा है। j इज लेस देन इक्वल टू i, i मेरा कहाँ था, i मेरा 5 था, अभी आपने देखा था i को किससे इनिशियलाइज किए थे, 5 से। दैट मीन्स अब जो लोग सिंपल भी लूप जानते हैं तो वो बता ही सकते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप 5 बार चलेगा। j का वैल्यू 1 से लेकर के j का वैल्यू i यानी 5 तक, यानी ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। और 5 बार चलेगा तो क्या करेगा, तो इस लूप का बॉडी में स्टार है, तो 5 बार चलेगा तो 5 स्टार प्रिंट करेगा। जब ये लूप टूट जाएगा, ये लूप जब टर्मिनेट होगा तो हम पहुंचेंगे यहाँ सी आउट इंडल के पास। और इंडल से क्या होगा कि जो 5 स्टार प्रिंट करने के बाद जो आपका कर्सर अंत में ब्लिंक करता रहेगा वो कर्सर कहाँ आ जाएगा, न्यू लाइन में। तो ये इस इंडल का काम क्या है, कर्सर को न्यू लाइन में लाना, ठीक है। यानी एक रो में जितना भी स्टार प्रिंट करना होगा उतना प्रिंट करके अगली लाइन में लाने के लिए ये इंडल इस्तेमाल होगा। तो एक चीज जान लीजिए कि जो ऊपर वाला लूप है वो नंबर ऑफ रोज के लिए है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन के लिए है। और जो अंदर वाला लूप है वो किसके लिए है कि प्रत्येक रो में या प्रत्येक लाइन में कितना स्टार प्रिंट करेगा, वो उसके लिए है आपका ये इनर वाला लूप। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा कोड को आप लोग कॉपी पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अगर इसको समझना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी C++ में एक प्रोग्राम है। आप देख रहे हो कि क्लास 11 में अगर बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तो प्रोग्राम्स रहते हैं, और ये प्रोग्राम्स बेसिकली आपका इफ एल्स और लूप है ना, इससे रिलेटेड होता है और ऑपरेटर से रिलेटेड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, कह रहा है कि s इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म, ठीक है, n टर्म तक का सम को क्या करना, निकालने का एक प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर ये समझना कि आपको सम निकालना है, आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप स्क्रीन पर आउटपुट ऐसा दिखाए कि s इक्वल टू 1 + 2, ऐसा नहीं, मतलब उसको सम से मतलब है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, conio किस इसलिए इस्तेमाल किए, इसके चलते, CLSR के चलते। वॉइड मेन, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक वेरिएबल i, ठीक है, क्योंकि ये लूप से बनेगा, लूप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 से शुरू होगा और n तक हमको जो है तक का सम करना है। तो यहाँ पर i, फिर हमारा n क्यों है वो आप समझ ही रहे हो, n टर्म्स तक प्रिंट करना है, फिर सम इक्वल टू 0। सम इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि अभी जब तक कुछ जोड़े नहीं है तो सम क्या है, सम 0 है। फिर मैंने लिखा सी आउट 1 + 2 + 3 + n, यानी ये बस डिस्प्ले करवाने के लिए, हालांकि ये लाइन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्प्ले अगर चाहते हैं करवाना है कि 1 + 2 + ऐसे करके, ठीक है, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि मुझको n का वैल्यू तो देना होगा ना, कहाँ तक का सम चाहिए। सी इन n, अगर मैंने n का वैल्यू मैंने 5 डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने n का वैल्यू क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, तो क्या होता है, एक फॉर लूप चल रहा है i से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 5 तक, ठीक है। तो पहली बार i क्या, पहली बार i 1, ठीक है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर कह रहा है सम प्लस इक्वल टू i, यानी सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू, सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू तो 0 था कुछ देर पहले, प्लस i का वैल्यू भी कितना है, 1 है, तो 0 + 1 1, यानी कि सम का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, सम का वैल्यू अपडेट होकर के अब क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहीं से आप जाओगे i प्लस प्लस, i का वैल्यू जो शुरू में 1 था वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो फिर लूप के बॉडी के पास जाइए, सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू, सम का पुराना वैल्यू जस्ट अभी 1 था, प्लस i का वैल्यू है ना, तो i का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, तो 1 + 2 कितना 3, तो सम का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो इसी प्रकार से ये लूप 5 बार चलेगा और इस सम में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब आप पहुंचेंगे सी आउट के पास, तो सम इज इक्वल टू, ठीक है, सम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर है, तो सम इज इक्वल टू ऐसा प्रिंट करेगा। और ये डबल कोट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि सम नाम के वेरिएबल में जो भी जुड़ा होगा 1 से लेकर 5 तक, मेरे ख्याल से 15 आना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो शायद समझ गए होंगे आप लोग इसको, अगर जो लोग फॉर लूप वगैरह का प्रैक्टिस किए हैं, फॉर लूप पढ़े हैं, उनको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है प्रोग्रामिंग और, तो उनको तो ये समझ से बाहर का चीज लगेगा ही लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्टिंग एरे, ठीक है, एरे में सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इससे पहले तो आपको एरे समझना पड़ेगा, अगर एरे आप समझते हो तब तो बता ही सकते हो। व्हाट आर द मेन सॉर्टिंग टेक्निक, डिफाइन एनीवन, सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं उसको डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सॉर्टिंग एन एरे का मतलब होता है अरेंज द एलिमेंट इन द एरे इन अ सर्टेन ऑर्डर। एरे जो कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है, तो उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को किसी ऑर्डर में, किसी सर्टेन ऑर्डर, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सजाना को ही हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डिजाइन दैट सॉर्ट द एरे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके हम एरे को अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। some of these sorts are more useful than the other in certain situation, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो आपका सॉर्टिंग टेक्निक है वो यूजफुल होता है, ठीक है। सम सॉर्टिंग टेक्निक्स आर सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, ये कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। क्वेश्चन है कि किसी एक को डिफाइन भी कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बबल सॉर्ट का, ठीक है, हम लोग इसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट कंपेयर्स टू एडजेसेंट एलिमेंट। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स में से जो एडजेसेंट एलिमेंट है यानी अगल बगल के, उनको कंपेयर किया जाता है एंड स्वैप देम अंटिल दे आर नॉट इन इंटेंडेड ऑर्डर, और तब तक हम स्वैपिंग का काम करते हैं जब तक कि वो किसी ऑर्डर में, उस एरे का सारा डेटा किसी ऑर्डर में अरेंज ना हो जाए। जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ एयर बबल्स इन द वाटर, जिस प्रकार से आप देखते हो कि जो बबल होता है ना, बुलबुला होता है पानी का, पानी से वो ऊपर की ओर जाता है, राइज अप टू द सरफेस, इच एलिमेंट ऑफ एरे, उसी प्रकार से जो एरे का एलिमेंट होता है मूव टू द एंड इन इच इटरेशन, यहाँ पर उल्टा होता है
की जो एलिमेंट होता है वो आपका नीचे की ओर आता है। ठीक है, अभी देख लेंगे डायग्राम के हिसाब से, आप देख लेंगे, वहां डायग्राम देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। Therefore it is called bubble sort। ठीक है, इसलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट हम लोग यहाँ पर देखें। सपोज वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए मुझको एरे के एलिमेंट को, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट इटरेशन कंपेयर एंड स्वैप। पहले हम लोग पहला इटरेशन में क्या करेंगे कि हम लोग कंपेयर और स्वैपिंग का काम करेंगे। देखो इसको आप जो है डायग्राम से समझ पाओगे। अभी मैं लाइन क्लियर पढ़ दे रहा हूँ, डायग्राम अभी अगला लाइन में, अगले स्लाइड में दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, पहला इंडेक्स, एरे का जो पहला इंडेक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, पहला और दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है तो हम लोग स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग का मतलब हो गया कि पहला एलिमेंट अगर बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है तो दूसरा एलिमेंट को पहले वाले पोजीशन पर और पहले वाले पोजीशन को सेकंड वाले पोजीशन पर क्या कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। नाउ कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, उस पर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कीजिए। स्वैप देम इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, यहाँ भी वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे पहला दूसरा को लेकर के हमने स्वैपिंग का काम किया एक कारण को देखते हुए, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा एलिमेंट को भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर तीसरा एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है, मतलब दूसरा एलिमेंट बड़ा है और तीसरा एलिमेंट छोटा है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर स्वैपिंग कर देंगे। यानी कि बड़ा जो संख्या हो या बड़ा जो डेटा हो उसको हमेशा हम लोग नीचे की ओर लेकर के जाना है, ये चीज आप याद रखना। द अबव प्रोसेस गोज ऑन अंटिल लास्ट एलिमेंट, ये प्रोसेस को तब तक दोहराएंगे जब तक हम लोग लास्ट एलिमेंट तक पहुंच नहीं जाते हैं। तो ये जो ए बी सी डी में क्या चीज बताया गया, इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर आपका 5 एलिमेंट है, -2, 45, 0, 41 और -9। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे -2 और 45 को। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। अगर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट छोटा होता और पहला एलिमेंट बड़ा होता तो स्वैपिंग होता। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ दिखा नहीं, तो नो स्वैपिंग, यहाँ जस का तस है। उसके बाद हम दूसरा और तीसरे में देखते हैं कंपेयर करके, तो देखिए यहाँ पर ये छोटा है 0 और ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वैपिंग होगा। तो स्वैपिंग होगा तो क्या होगा, 0 को यहाँ भेजेंगे, 45 को यहाँ भेजेंगे। अब आगे तीसरा और चौथा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तीसरा चौथा को कंपेयर किए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये छोटा संख्या है और पहला वाला जो संख्या वो बड़ा है। फिर से स्वैप होगा, 11 यहाँ होगा, 45 यहाँ होगा। अब हम लोग जो है फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के एलिमेंट को जो है कंपेयर करेंगे। अगेन ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो कायदे से छोटा वाला संख्या आगे और सबसे बड़ा संख्या क्या होना चाहिए, पीछे। आप देखिए हमारा काम खत्म हुआ। ये काम जब खत्म हुआ तो इस एरे में जितना भी एलिमेंट था उसमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे अंत में आ चुका है। ठीक है, अब इसी काम को, है ना, रिमेनिंग इटरेशन, इसका मतलब है कि बाकी का जो 4 एलिमेंट है इसको फिर से यही स्टेप दोहराया जाएगा। और इससे क्या होगा, अगली बार पता चलेगा कि 11 जो है वो इस जगह पर आ चुका होगा, यानी सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ चुका होगा। तो वही कह रहा है कि द सेम प्रोसेस गोज ऑन फॉर द रिमेनिंग इटरेशन, यही काम आप बार बार कीजिएगा। आफ्टर ईच इटरेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द एंड। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा अंत में आपका चला जाता है। नेक्स्ट आपका एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सचेंज द इंटर टू नंबर बाय यूजिंग अ कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ये फंक्शन से है, ठीक है, फंक्शन चैप्टर से है, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर मैंने लिखा है इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर iostream.h लिखना पड़ता है और इसको नहीं लिखना पड़ता। लेकिन अगर आप कोई दूसरे कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, जैसे कोड ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको #include iostream और यूजिंग नेम स्पेस std लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा जो भी हो, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो है फंक्शन के जरिए काम करना है ना। तो हमारा फंक्शन का नाम स्वैप है। यहाँ पर दो हम लोग जो है आर्गुमेंट पास कराएंगे, दोनों रेफरेंस है num1 और num2। देखिए जो लोग फंक्शन बिल्कुल नहीं पढ़े उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लाख में यहाँ पर बता दूं। इसलिए जो लोग फंक्शन पढ़े उनको तो समझ में आ ही जाएगा। अब ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, ये हम लोगों का कमेंट है और कमेंट में ये भी है कमेंट। ठीक है, अब यहाँ शुरू होता है इंट टेम्प। टेम्प नाम का हमारा क्या है, टेम्प नाम का हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि num1 का वैल्यू को टेम्प में डालो, num2 का वैल्यू को num1 में डालो और टेम्प का वैल्यू को num2 में डालो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो
चीज को अगर ध्यान से अगर आप लोग देखो, है ना, कोई वैल्यू मान लो कि मान लो num1 में 10 है और num2 में क्या है 20 है, अगर ये 3 स्टेप को दोहरा लोगे तो आखिर में आपको क्या पता चलेगा कि num2 में जो है उसमें 10 आ गया है और num1 में 20 आ गया, यानी स्वैप हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोड है ये फंक्शन का डेफिनेशन का कोड है। कौन सा मेथड? तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड। बाकी का कोड यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले मेन फंक्शन हमने दो वेरिएबल लिया ए और बी, इंटर टू नंबर ए और बी में दो नंबर डालिए। ए में है मान लीजिए मैंने 10 डाला और बी में मान लीजिए मैंने क्या डाला 20 डाला, ठीक। उसके बाद कहता है बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा, बी इक्वल टू 20 प्रिंट करेगा। अभी कोई स्वैपिंग नहीं हुआ है। फिर स्वैप ए कॉमा बी, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे फंक्शन को कॉल करा रहे हैं कराएंगे तो वैसे हम फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाएंगे। तो याद रखना आप ए में 10 है और बी में क्या है 20 है। आप जाते हैं बैक, क्योंकि फंक्शन कॉल होता है तो कहाँ जाते हैं फंक्शन के डेफिनेशन के पास, और ये जो है ये मेरा डेफिनेशन है। वहां से क्या होगा कि ये num1 जो है वो a को रेफर करेगा, num2 जो है वो किसको रेफर करेगा b को रेफर करेगा, क्योंकि दिस इज अ रेफरेंस, रेफर कर रहा है, ठीक। यहाँ अब अंदर आते हो तो कहता है कि num1 जिस भी वेरिएबल को रेफर करा यानी a को रेफर करा उसका वैल्यू को टेम्प में डाल दीजिए। तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि num2 किसको रेफर कर रहा था, b को, b में क्या था 20 था, तो 20 को num1 में डालिए, यानी b का वैल्यू को a में डालिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से a में क्या आ जाएगा, a में आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि num2 b को रेफर कर रहा है और num1 a को रेफर कर रहा है। फिर बोलता है टेम्प का वैल्यू को num2 में डालिए, तो टेम्प में 10 था, num2 का मतलब क्या हुआ, किसको रेफर कर रहा था, b को रेफर कर रहा था, तो b में क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि a और b का वैल्यू क्या हो गया, स्वैप हो गया, काम खत्म। वापस आते हो, सी आउट आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए, तब ए इक्वल टू 20 प्रिंट करेगा, बी इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज एन इवेंट प्रोग्रामिंग। इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम इज वन दैट लार्जली रिस्पॉन्ड टू यूजर इवेंट और अदर सिमिलर इनपुट, ठीक है। यानी अगर आप कुछ भी रेस्पॉन्स देते हैं, है ना, तो या कुछ भी आप वर्क करते हैं तो उसका कुछ रेस्पॉन्स आपको मिलता है, उसको हम लोग इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट वन इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारा जो एप्लीकेशन डेवलप होता है या विभिन्न प्रकार का जो प्रोग्रामिंग बनता है उसमें इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। कैसे, उस एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग फेसबुक में लाइक करते हो, तो जैसे ही लाइक करते हो तो लाइक का संख्या हो जाता है, मान लो कि किसी पर 2000 लाइक है, उस वक्त आपने लाइक किया तो क्या होता है 2001 हो गया। तो आपके लाइक करने से ये जो 2001 हो जाना, ये 2001 हो जाना क्या हो गया, इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम का एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि आपने लाइक किया और वहां पर जो है काउंटिंग एक बढ़ गया। एंड इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज इवेंट ड्राइविंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेट फॉर समथिंग टू हैपन, यहाँ इंतजार हो रहा है कि कुछ यूजर करे, जैसे मैं लाइक करूंगा, है ना, मैं एक लाइक करूंगा तो इवेंट हैपन, तो इवेंट क्या होगा, हैपन होगा। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक कोई इवेंट होगा नहीं। तो मैंने लाइक करा फेसबुक में तो इवेंट हैपन हुआ, और इसके चलते क्या हुआ, परफॉर्म एक्शन इन रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इस इवेंट के रेस्पॉन्स में, है ना, एक एक्शन हुआ, वो क्या कि 2000 लाइक था, तो 2000 से 2001 लाइक क्या हो रहा है, दिखा रहा है। आगे बहुत कुछ है, चूंकि 3 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लंबा यहाँ पर लिखना पड़ता है। द आइडिया इन इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम इज दैट प्रोग्राम इज डिजाइन टू रिएक्ट, मतलब इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम के पीछे आइडिया ये है कि ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करो कि जो रिएक्शन दे, है ना, कोई रिएक्शन दे। इट रिएक्ट टू स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। जब यूजर कुछ खास तरह का इनपुट दे तो ये कुछ रिएक्शन दे। वेदर इट इज ए क्लिक ऑन अ कमांड बटन, जैसे आप कोई कमांड बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ रिएक्शन मिलता है। अ चॉइस फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कुछ लिस्ट प्लस लिस्ट में से आप कोई चीज चुने, ठीक है, ये सारा कुछ। एंड एंट्री इनटू टेक्स्ट बॉक्स, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंट्री कर रहे हो, जैसे होता है ना ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो तो आप उसमें कुछ नाम वगैरह जो है इंटर करते हो वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। ये सभी क्या है, ये सभी अदर काइंड्स ऑफ यूजर इवेंट्स है। नाउ other programming languages may feature user event that are largely delivered through a command line interface or some other type of user interface. The opposite of event driven programming would be programming that is written to act regardless of user input. दरअसल पहले क्या होता था कि कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे होते थे जो कमांड लाइन इंटरफेस होता था, यानी कि आपको कमांड टाइप करना पड़ता था।
जबकि इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम में क्या है कि यहाँ पर आपको कमांड लिखना नहीं पड़ता है, आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ आपको एक और एक्शन देखने को मिलता है, ये बात यहाँ पर कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले ऐप सच एज दोज फॉर वेदर अपडेट्स, जैसे अगर आप अपने मोबाइल में वेदर अपडेट्स देखना चाहें कि अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक वहां पर वो होगा कि टेम्परेचर अब 32 डिग्री हो गया, 31 से 32 हो गया, तो ये क्या हुआ, हम लोग का एक एक्शन हुआ कि बाहर में टेम्परेचर बढ़ा, उसके चलते जो है आपके मोबाइल में रिस्पॉन्स में क्या हुआ, डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है कि 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। स्पोर्ट्स स्कोर, आप लोग बहुत सारे वेबसाइट में देखते हो कि क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स का स्कोर देखते हो कोई क्रिकेट वगैरह का, तो उसमें जो है इतना बॉल बढ़ गया या इतना रन हो गया या इतना विकेट गिर गया, ये सब इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम है, ठीक है। मे फीचर्स लेस ऑफ द इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम, ये इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम ही है, दैट इज इनहेरेंट इन अदर काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, जो कि दूसरे प्रोग्राम से इनहेरिट होकर के लाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे कहा गया है, ठीक है, आप इसको मान कीजिए, एक मार्क्स का है। DRAM का फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROM इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और CMOS इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये था आपका सॉल्यूशन 2017 क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का, फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इस जो टोटल यहाँ पर 11 क्वेश्चंस थे, इसको अगर समझाने के लिए अगर बहुत डिटेल में समझाना जाए तो कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये मान करके चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स C++ पढ़े हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर समझाने का यहाँ पर आप लोगों को कोशिश किया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया है, तो इस सॉल्यूशन से आप लोग जो है अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से मोस्टली क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होता ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।